नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और इस समय हम बैठे हुए हैं गोरखपुर के जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह के साथ। और आपको बता दें कि प्रदेश भर में डेंगू की जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है और लगातार मरीज पाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन इसके लिए तमाम जो है कोशिशें कर रहा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हम और आप भी सबसे पहले तो समझें कि डेंगू कैसे फैल रहा है, उसे हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं और डेंगू की वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी सर से जानेंगे। सर, स्वागत है आपका नागरिक में। सर, सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि डेंगू असल में क्या होता है और कैसे फैलता है। तो देखिए, डेंगू मच्छर से होने वाली एक बीमारी है और ये विशेष करके शहरी क्षेत्र में वाली बीमारी है, क्योंकि डेंगू मच्छर हम जानते हैं कि साफ़ पानी में पनपता है और साफ़ पानी हमारे घरों के अंदर कहाँ है हम सभी जानते हैं कि फ्रिज के पीछे जो ट्रे पाई जाती है उसमें होता है। कूलर, ऐसे कूलर जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर एक हफ्ते से ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा हो तो उन जगहों पे हो सकता है। गमलों में भी हो सकता है, हम लोग बहुत सारे गमले हैं उसके नीचे हम लोग ट्रे रखते हैं, ट्रे में भी पानी रुका रहता है। प्लस घर के अंदर हम लोग जो पॉट रखते हैं, गुलदस्ते रखते हैं, उसमें रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हम लोग छतों पर कूड़े और कबाड़ और छोटे टूटे बर्तन हम लोग रख देते हैं तो वहाँ पर भी पनपने की संभावना रहती है। बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता होगा। उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता है और एक सप्ताह से ज़्यादा अगर पानी इकट्ठा होता है तो डेंगू के मच्छर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा सर, ये क्यों इसी समय, जैसे अक्सर देखा जाता है कि ये इसी समय जब ठंड की शुरुआत होती है इसी समय पाए जाते हैं, क्या साल के बाकी दिनों में पाए जाते हैं? नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि हर जगह जो है इसका पैराडाइम अलग अलग है। गोरखपुर में जहाँ तक ज़्यादातर देखने को हमको मिला है कि दशहरे से लेकर के दिवाली तक के केसेस हमारे ज़्यादा होते हैं। बाकी ये इसकी शुरुआत जुलाई से हो जाती है, लेकिन छुटपुट केसेस आते हैं, लेकिन इसका पीक समय जो होता है वो अक्टूबर में होता है। तो सर, अगर मान लीजिए ये आपने बताया कि डेंगू के लार्वा कहाँ पाए जाते हैं, सामान्य आदमी को सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि कहीं आसपास साफ़ पानी इकट्ठा ना होने दे। कुछ पहचान बताइए कि कैसे पहचाना जाए। अगर कहीं दिख रहा है हमको, तो जैसा कि अभी हम लोग वीडियो देख रहे थे, वो मैं स्लाइड में लगा भी दूंगा, लार्वा का जो वीडियो था, तो क्या पहचान होती है उनकी, क्या है? देखिए, बहुत आसान है। सभी मच्छरों में हम लोग डेंगू का मच्छर जो होता है उसको हम एडीज एजिप्टाई के नाम से जानते हैं और ये टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। ये मच्छर, इसके शरीर, ये सामान्य मच्छर से छोटा होता है, काला होता है और इसके शरीर पर एक धारी पाई जाती है। इसी कारण इसको, जैसे हम लोग चीते के शरीर पे एक धारी पाई जाती है, उसी तरह के इसके शरीर पे पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इसको टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। और बस सामान्य रूप से हर व्यक्ति इसको पहचान सकता है। इसकी फ्लाइंग स्पीड सामान्य मच्छर से अधिक होती है और इसकी बाइटिंग भी शरीर पे बहुत बार होती है। जैसे अगर हम कहीं अपने शरीर पर देखें कि 2, 4, 3 चकत्ते पाए जाएँ तो ये मान के चलना चाहिए कि एडीज़ ने बाइट किया हुआ है, क्योंकि एडीज मॉस्किटो की बाइट सिंगल नहीं होती है, वो कई बार काटते हैं। इसका कारण हम अभी चर्चा करेंगे तो उस पर हम आगे करेंगे। सर, अगर जैसे किसी को मान लीजिए मच्छर ने काटा तो फिर उसके बाद कितनी संभावनाएं होती हैं कि उनको डेंगू हो जाए? अगर उसमें वायरस है तब भी और नहीं वायरस है उसके अंदर, दोनों सामान्य रूप से ऐसा नहीं है कि मॉस्किटो एक तरीके से एडीज मॉस्किटो, अगर उसके अंदर पैरासाइट नहीं है तो बिल्कुल भी संभावना नहीं है होने की। यदि उसके अंदर पैरासाइट पाया जाएगा, अगर डेन वायरस उसके अंदर पाया जाता है तो 10 लोगों को काटने पर ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 लोगों में डेंगू के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। 20 से 30%? हाँ, 30% हम मान के चलते हैं। अच्छा सर, ये मतलब जब ये मच्छर काटता है उसके बाद सिम्टम क्या क्या होते हैं, अगर डेंगू है तो उसके बारे में? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ये समझें कि हमारे शरीर में, यदि शरीर में दर्द हो, बुखार हो, आँखों के पीछे रेट्रोऑर्बिटल पेन होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, थकान यदि हमको रहती है, तो ये होना चाहिए कि आप तत्काल में डेंगू की जांच करा लें, ताकि इसके लक्षण अगर मिलते हैं और यदि धनात्मक पाया जाता है तो आप उपचार लेकर के स्वस्थ हो सकते हैं। डेंगू मॉस्किटो, डेंगू जो बुखार होता है, इसमें अगर सावधानी बरती जाए तो ये सामान्य बुखार की तरह ही है, ठीक हो सकता है। जांच के लिए सर कहाँ सुविधाएं उपलब्ध है? क्योंकि कई लोग इस परेशान हैं कि उनको बुखार है तो पता नहीं डेंगू है कि नहीं, कहाँ जांच कराएं, कैसे जाएं? डेंगू की जांच के लिए माननीय हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं, इनके द्वारा हम सभी ने पूरे हमारे अर्बन के जो 23 PSC हैं उन पर, तथा हमारे जो ब्लॉक के हमारी जो 19 ब्लॉक्स हैं उस पर सब जगह हमारे पास NS1 रैपिड टेस्ट किट की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और RMRC जो हमारी है वहाँ पर एलाइजा जांच की भी सुविधा उपलब्ध है। तो कोई भी जिसको ये लक्षण हो वो आके अपनी जांच करा सकता है? बिल्कुल आकर के निःशुल्क इसकी जांच करा सकता है और उपचार प्राप्त कर सकता है।
इसका उपचार सर किस स्तर पे होता है, जैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है? इसका ट्रीटमेंट सामान्य बुखार की तरह है। सावधानी सिर्फ हमको ये बरतनी है कि किसी प्रकार की झोला छाप डॉक्टर से दवा ना लें और किसी प्रकार की एस्पिरिन या ब्रूफेन ग्रुप की कोई भी दवाएं ना लें। वो नुकसानदेह वो नुकसानदेह होती है क्योंकि हमारे डेंगू मॉस्किटो काटने पर प्लेटलेट्स की कमी होती है और ये दवाएं लेने पर प्लेटलेट्स की कमी और हो जाती है, रुधिर हमारा पतला हो जाता है, तो हम लोग शॉक सिंड्रोम या हेमरेजिक फीवर, डेंगू का जो हेमरेजिक फीवर होता है क्रिटिकल, उसकी तरफ बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए किसी प्रकार का बुखार होने पर पैरासीटामॉल के अलावा कोई दवा अपने मन से ना लें, डॉक्टर को दिखाएँ। डॉक्टर को दिखाने के पश्चात लक्षण होने पर, जाँच होने पर, डेंगू के लक्षण प्रकट होने पर फिर उपचार लें। अच्छा सर, ये अभी हम लोग एक और चर्चा कर रहे थे, जो जांच होती है, दो स्तर की जांचें आपने बताई, उसका वो क्या है पूरा? जैसे हम लोग जो है एक ब्लॉक लेवल पर हम NS1 रैपिड किट से जांच करते हैं। रैपिड किट से जांच करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि जितना जल्दी हम ऐसे लक्षण वाले लोगों को जांच कर लें ताकि उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकें और वो शॉक सिंड्रोम या फिर आगे जो है हेमरेजिक फीवर में ना परिवर्तित होने पाए। लेकिन वो हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसको हम कन्फर्मेटरी नहीं मानते हैं। हम ऐसे लोग जिनका हम NS1 में पॉजिटिव पाए जाते हैं उन लोगों का हम सैंपल मंगा करके कन्फर्मेटरी टेस्ट कराते हैं। वो NS1 एलाइजा या IgM एलाइजा के नाम से जाना जाता है, जो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और MRC में निःशुल्क उपलब्ध लैब में होती है। हाँ, ये हमारा सेंटिनल लैब है, डिस्ट्रिक्ट में 2 सेंटिनल लैब बने हुए हैं इसके लिए, कन्फर्मेटरी जाँच के लिए वहाँ पर कराया जाता है। ये इलाज के लिए कहाँ क्या भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है या घर पे इलाज होता है? ये चिकित्सक जिस प्रकार के लक्षण और जिस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन मरीज में देखते हैं उस प्रकार वो निर्णय लेते हैं कि उनको भर्ती करने की आवश्यकता है कि नहीं है। बेसिकली सिर्फ 10 से 20% लोगों को भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग जल्दी से जल्दी जांच करा लेते हैं तो 80% लोग सामान्य बुखार की तरह ही इलाज लेकर के स्वस्थ हो सकते हैं। कहाँ पर इलाज की, जैसे अगर भर्ती की आवश्यकता पड़ी तो क्या? भर्ती होने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, BRD मेडिकल कॉलेज में, हमारे रेलवे हॉस्पिटल में, गुरु गोरक्षनाथ में, सारी जगह सुविधाएं उपलब्ध हैं। और हमारे पास इस समय सरकारी चिकित्सालय में भी 207 बेड उपलब्ध हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय में हमारे पास कुल 25 बेड उपलब्ध हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, बेड हमारे पास उपलब्ध है, दवाएं हमारे पास उपलब्ध है, जांच हमारे पास उपलब्ध है, सभी कुछ निःशुल्क हैं। और आ करके यहाँ पर जांच कराएं, उपचार प्राप्त करें। ये कहा जाता है जैसे सोशल मीडिया पर या कहीं भी कि उनको डेंगू हो गया और उनको प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने की ज़रूरत है, वो कब आवश्यकता पड़ती है? क्या कई लोग ये जो है लोगों के अंदर एक गलत धारणा बनी हुई है। एक्चुअली क्या है कि डेंगू में अगर 20 से 25 हज़ार तक भी प्लेटलेट पर किसी प्रकार के प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो डॉक्टर निर्णय लेता है कि यदि वो हेमरेजिक फीवर है या शरीर में कहीं किसी प्रकार की जब ब्लड का रिसाव होता है या किसी प्रकार के रैसेज पड़ते हैं या दाने चकत्ते आते हैं, उन परिस्थिति में ही प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस भ्रांति में कदापि ना रहें। डॉक्टर को आवश्यकता होगी तभी चढ़ाएंगे और 25 हज़ार तक प्लेटलेट चढ़ाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। सर, ये तो आपने बताया पूरा डेंगू के बारे में। आखिरी अगर हम स्टेज की तरफ बढ़ें तो क्या कहना चाहेंगे कि लोगों से कि एक तो अपने आसपास बचाव के लिए कि हम साफ़ पानी में को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें, और क्या किसी तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखिए, इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग पूरी आस्तीन का कपड़ा पहने। बच्चों को स्कूल भेजते समय जूते, मोजे और फुल आस्तीन के कपड़े पहनाएं। लोगों से अपील यह है कि सुबह मॉर्निंग वॉक में भी लोग जाते हैं, जो पार्क में जाते हैं वो भी फुल आस्तीन के कपड़े पहन के जाएं। घर में किसी प्रकार के पानी को 2-4 दिन से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा ना होने दें। साफ़ सफाई अपने आसपास रखें। किसी प्रकार के बुखार के लक्षण आने पर तत्काल इसकी जांच कराएं और उपचार प्राप्त करें। अच्छा सर, आखिरी सवाल है कि गोरखपुर में क्या स्थिति है अभी? कुछ क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं या कुछ ऐसा? जनपद में अभी तक कुल हमारे पास 194 केसेस कन्फर्म हैं, जिसको हम एलाइजा टेस्ट के लिए कन्फर्म मानते हैं। साथ ही साथ उसमें से लगभग 70 केसेज ऐसे हैं जो बाहर के जनपद से आए हुए हमारे जनपद में हैं। तो लोगों से अपील हमारी यही रहेगी कि जनपद में आने के पश्चात यदि उनको लक्षण उत्पन्न होता है तो वो अपनी जांच करा करके उपचार प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ कुछ एरिया है, जैसे शहरी क्षेत्र में कुल हमारे 125 केस के करीब हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कम केसेस हमारे हैं। तो ऐसे जो है क्षेत्र हैं, जैसे हमारा शेषपुर का एरिया है, बसंतपुर में लाल डिग्गी का एरिया है, घासी कटरा का एरिया है, मियाँ बाज़ार का एरिया है, जगन्नाथपुर का एरिया है। कुछ एरिया स्पेसिफिक हैं जहाँ पर केसेस हमारे ज़्यादा पाए गए हैं। मेरा अपने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के साथ मिल करके हम लोग वहाँ पर सोर्स रिडक्शन के साथ साथ एंटी लार्वल की एक्टिविटी, फॉगिंग की एक्टिविटी या जो भी एक्टिविटीज़ हैं निरोधात्मक कार्रवाई के रूप में हम लोग उसको करा रहे हैं।
आगे भी हम लोग जैसे जैसे जहाँ जहाँ केसेस मिलते हैं वहाँ एक्टिविटी हम लोग करा रहे हैं, लेकिन लोगों से भी यह अपील रहेगी कि स्वयं भी स्वस्थ रहें और साफ़ सफाई बरतें, ताकि इस डेंगू के प्रकोप को हम लोग कम कर सकें। सर, आपने इतना समय दिया और इतनी जानकारी दी। उम्मीद है कि दर्शकों को इससे डेंगू से बचाव करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।